नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम जलवायु एवं समुद्र विज्ञान पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम आगे के सेगमेंट देखते हैं और आज एक नया टॉपिक भी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं संघनन के विविध रूपों पर, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। वायुमंडल में संघनित जलवाष्प धरातल पर विविध रूपों में दिखाई पड़ती है। विभिन्न परिस्थितियों में वायु के शीतलन के कारण संघनित जलवाष्प ओस, पाला, कोहरा तथा मेघों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। तो अब हम एक एक करके देखेंगे ओस, पाला, कोहरा और मेघ। इसको हमने डिटेल वीडियो बना रखे हैं, लेकिन फिर भी जो कि टॉपिक का भाग है तो हम शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ओस। प्रातःकाल घासों और छोटे छोटे पौधों की पत्तियों और फूलों की पंखुड़ियों पर पड़े हुए मोती के समान जल की नन्ही नन्ही बूंदों को ओस कहते हैं। ठीक है, धरातल के निकटवर्ती वायु में उपस्थित जलवाष्प के प्रत्यक्ष संघनन के द्वारा मुख्यतः रात्रिकालीन विकिरण द्वारा शीतलीकृत क्षैतिज तलों पर संचित जल की बूंदों को ओस कहते हैं। ये एक मानकीकृत परिभाषा है, अगर परिभाषा के रूप में पूछा जाएगा तो हम ये लिखेंगे। ठीक है, अब हम ओस के लिए क्या आवश्यक दशाएं होनी चाहिए उसकी चर्चा करते हैं। ओस पढ़ने के लिए आवश्यक दशाएं, ओस पढ़ने के लिए आवश्यक दशाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? स्वच्छ आकाश, जिससे दिन में वाष्पीकरण अधिक होने से वायु में आर्द्रता की मात्रा में वृद्धि हो जाए तथा रात में स्वतंत्र विकिरण के कारण धरातल अधिक ठंडा हो। अगर बादल होंगे तो वाष्पीकरण होगा ही नहीं, है ना, सब बादलों में ही रह जाएगा, तो फिर वो आ जाएगा नहीं। तो इसलिए स्वच्छ आकाश बहुत जरूरी है। दूसरा है शांत वायु, जिससे उसे ठंडे धरातल के संपर्क में अधिक देर तक रहने का अवसर मिल सके, ताकि वायु का तापमान औशांक से नीचे गिर सके। ठीक है, तीसरा क्या है? अधिक आर्द्र वायुमंडल में अधिक ओस पड़ती है। जितना आर्द्र होगा उतना ही अधिक ओस पड़ेगी, क्योंकि पानी रहेगा तभी वो टपकेगा, टप 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 करके, है ना। फिर चौथा क्या है? शीतकालीन लंबी रातें विकिरण तथा चालन द्वारा वायु को शीतल होने के लिए अधिक समय उपलब्ध कराती हैं, इसलिए जाड़ों और अन्य ऋतुओं की अपेक्षा अधिक ओस पड़ती है जाड़ों में, क्योंकि उस समय लंबी रातें होती हैं, और गर्मियों में छोटी रातें होती हैं, तो विकिरण टाइम मतलब मिल नहीं पाता है उतना। तो शीतकाल की रातें लंबी होती हैं, इस वजह से ओस ज्यादा पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं। धरातल पर उपस्थित ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आने वाली वायु अपनी अतिरिक्त नमी इनके ठंडे तलों पर जल की बूंदों के रूप में छोड़ देती है। ओस के लिए यह भी आवश्यक है कि वायु का औशांक 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। अगर 0 डिग्री से कम होगा तो वो जम जाएगा, जो कि पाला कहलाएगा या तुषार कहलाएगा। ओस के लिए जल जरूरी है। ठीक है, दोनों में मेन डिफरेंस यही है। अब देखते हैं तुषार अथवा पाला। कभी कभी धरातल पर स्थित पदार्थों जैसे घास, पत्तियों अथवा पौधों का तापमान हिमांक से भी नीचे गिर जाता है। ऐसी दशा में उन पर हिम के कण जम जाते हैं, जिसे तुषार अथवा पाला कहते हैं। इसलिए अधिक ठंडी पड़ती है तो कहते हैं पाला पड़ गया, फसलें खराब हो गई, है ना, तो वो उसने पाला है। अनेक संवेदनशील फसलों के लिए पाला विनाशकारी सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि जमी हुई ओस को तुषार बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। फ्रस्ट इज नॉट फ्रोजन ड्यू। ओस और तुषार की निर्माण विधि लगभग समान है, किंतु अंतर यह है कि ओस के लिए वस्तुओं का तापमान 0 अंश सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, जबकि तुषार के लिए उनका तापमान हिमांक से नीचे रहना आवश्यक होता है। ठीक है, इतने नीचे तापमान पर जलवाष्प बिना द्रव की अवस्था में परिवर्तित हुए ठंडे पदार्थों पर सीधे हिम के रूप में संघनित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कोहरा, फॉग, जो ठंडियों में बहुत पड़ता है ना, दिखाई नहीं देता, विजिबिलिटी एकदम से कम हो जाती है। कोहरा संघनित जलवाष्प का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्वरूप होता है। इसकी उत्पत्ति धरातल के निकट जलवाष्प के संघनन होने से होती है। कोहरा वायुमंडल की पारदर्शकता यानी विजिबिलिटी कम कर देता है। धरातल से संलग्न वायु की परतों में कोहरा उत्पन्न होने से ऐसा लगता है मानो चारों ओर धुआं ही धुआं छा गया हो। ठीक है, अब देखते हैं मेघ, क्लाउड। पृथ्वी की सतह से विभिन्न ऊंचाइयों पर वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन से निर्मित हिमकणों
तथा जल की बिंदुकाओं की राशि को मेघ या बादल कहते हैं। बादल के बहुत सारे मैंने वीडियो बना रखे हैं, उसमें से देख लीजिएगा। वायुमंडल की ऊपरी परतों में संघनित जलवाष्प को ही भूपृष्ठ से हम मेघ के रूप में देखते हैं। मेघ जलीय चक्र की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मेघ केवल वृष्टि की दृष्टि से ही नहीं बल्कि जलवाष्प के एक महत्वपूर्ण घटक भी हैं, क्योंकि मेघ आएंगे, पानी बरसेगा, जलाशयों में भरेगा, वहां पे इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण, फिर से मेघ बनेंगे, फिर से बारिश होगी, तो ये पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी जलीय चक्र पूरा होता है। ठीक है। मेघों के अनेक महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं, जैसे इनकी ऊंचाई, आकार, संगठन, संरचना, रंग, निर्माण, विधि तथा विघटन आदि। ठीक है। अब यहां से ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। अब हम दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण, जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है। वायुमंडल की विभिन्न गतियों को 3 स्थूल वर्गों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन से? नंबर 1 प्रारंभिक परिसंचरण, प्राइमरी सर्कुलेशन। दूसरा क्या है? द्वितीयक परिसंचरण। तीसरा तृतीयक परिसंचरण, टर्शियरी सर्कुलेशन। अब हम देखते हैं डिटेल में थोड़ा। प्रारंभिक परिसंचरण से तात्पर्य भूतल पर चलने वाले नियतवाही पवनों से है, जिनका संबंध वायुदाब के विभिन्न पेटियों से होता है। ये हमेशा चलते रहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि कभी आए कभी गए, ये हमेशा ही नियतवाही चलते रहते हैं। सन्मार्गी पवन, ट्रेड विंड्स, पछुआ पवन, वेस्ट विंड आर वेस्टर्लीज तथा ध्रुवीय पवन, पोलर विंड्स इनके उदाहरण हैं। ठीक है। प्रारंभिक परिसंचरण के वस्तुतः प्रारंभिक पवन तंत्र के द्वारा ही अन्य प्रकार की वायु संचार प्रणालियों का मूल ढांचा तैयार होता है। ठीक है। प्रारंभिक से ही द्वितीयक एवं तृतीयक थोड़ा बहुत इंटरकनेक्टेड रहते हैं या इन्हीं से ही संबंधित होते हैं। द्वितीयक परिसंचरण के अंतर्गत चक्रवातों, ठीक है, जो अभी भी श्रीलंका में आया ना, प्रतिचक्रवातों, मौसमी हवाओं, सीजनल विंड्स तथा वायु राशियों का अध्ययन किया जाता है। अंत में कौन सा आता है? तृतीयक परिसंचरण। इसके अंतर्गत स्थानीय मौसम को प्रभावित करने वाले स्थानीय कारणों से उत्पन्न स्थानीय पवन, लोकल विंड्स सम्मिलित किए जाते हैं। इन स्थानीय पवनों का प्रभाव सीमित क्षेत्रों पर ही पड़ता है। तो स्थानीय पवन कौन से हो गए? फॉन हो गया, चिनूक हो गया, भारत में कौन सा हो गया? गर्मियों में चलने वाली लू हो गई, ये स्थानीय पवन है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। धरातल पर पवन पेटियां, विंड्स बेल्ट, ये प्रारंभिक परिसंचरण का है। ठीक है। जल एवं स्थल के असमान वितरण, पृथ्वी तल के उच्चावच तथा पृथ्वी के परिभ्रमण से उत्पन्न होने वाले ऋतु परिवर्तन आदि विभिन्न कारणों से धरातल पर एक निश्चित पवन प्रणाली स्थापित हो जाती है, जैसा कि वायु दाब के संबंध में बताया गया है। तापीय एवं गत्यात्मक कारणों से पृथ्वी तल पर आदर्श रूप में 7 वायु दाब पेटियों की कल्पना की गई है, जिसके अनुसार धरातल पर पवनों का प्रवाह सीधे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर न होकर प्रत्येक गोलार्ध में 3 कोशों में विभक्त हो जाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि अगर पूछा जाए धरातल पर पवन पेटियों के उत्पत्ति का कारण क्या है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं। कोई गत्यात्मक ऑप्शन ए, बी बोल दिया गया नहीं, तापीय हो गया, तीसरा हो गया दोनों हो गया, चौथा हो गया ना तो एक ना दो। तो इसमें कौन सा है? तापीय एवं गत्यात्मक दोनों कारणों से उत्पन्न होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और एक जब हम बताते हैं क्या पवन पेटियां, तो उसमें सबसे पहले जैसे अब इसमें ये तथ्य दिया गया है, भूमध्य रेखा, ऐसा लगता है कि जैसे लग रहा है ध्रुवों से चली आ रही है सीधे भूमध्य रेखा की ओर, ऐसा नहीं है। हर एक फेरल बनता है, सेल बनता है, जैसे हो गया हेडली, फेरल, है ना, पोलर, ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। इस प्रकार भूतल पर दोनों गोलार्धों में कुल 7 पेटियां तथा नियत वाली पवनों की पेटियां पाई जाती हैं। ठीक है। टोटल 7 हो गई। इन पवनों की दिशाओं में स्थायित्व पाए जाने के कारण इन्हें स्थायी पवन, परमानेंट विंड्स की संज्ञा दी जाती है। ये हमेशा ही चलते
तो चूंकि इनमें स्थायित्व पाया जाता है इसलिए इन्हें स्थायी पवन या परमानेंट विंड्स भी कहा जाता है। चूंकि इनका विस्तार संपूर्ण भूमंडल पर होता है इसलिए इन्हें ग्रहीय पवन, ठीक है, प्लैनेटरी विंड सिस्टम भी कहा जाता है। इन पवन पेटियों में पवन का प्रवाह प्राय अक्षांश रेखाओं के लगभग समानांतर पूर्व से पश्चिम अथवा पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। इस प्रकार धरातल पर पवन प्रवाह प्रणाली याम्योत्तरीय न होकर कटिबंधीय हो जाती है, यानी जोनल। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको इलेबोरेट करते हैं, पूरी सातों पेटियों को। सबसे पहला है प्रशांत मंडल यानी डोल्ड्रम। इसके बहुत सारे नाम है ना, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो हम देखते हैं एक एक करके। प्रशांत मंडल औसत रूप में विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी में वर्ष भर प्रचंड गर्मी पड़ने के कारण वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो वायुमंडल में ऊपर की ओर उठती हैं। यानी संवहन गर्मी पड़ रही है, संवहन धाराएं उठेंगी तो फिर बादल बनेंगे, मेघ बनेंगे। तो एक सामान्य धारणा है कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में 3 से 4 बजे डेली बारिश होती है। ठीक है, वास्तव में इस पेटी की स्थिति दोनों गोलार्धों में व्यापारिक पवनों के मध्य होती है। ठीक है, उसके बाद व्यापारिक होती है, तो यानी व्यापारिक उत्तर और दक्षिण में और उनके मध्य में इसकी स्थिति होती है। वायुदाब प्रवणता मंद होने के कारण यहां पवन मंद गति से विभिन्न दिशाओं में चला करती है। दिन के लगभग 1/3 भाग में वायुमंडल बिल्कुल शांत रहता है। दिन के तीसरे पहर संवहन धाराओं की प्रचंडता के कारण प्रबल तड़ित झंझा हैवी थंडरस्टॉर्म की उत्पत्ति होती है। थंडरस्टॉर्म होगा तो क्या होगा, बारिश होगी। इसके साथ ही तीव्र वायु के झोंके भी आया करते हैं। भूमध्य रेखा के समीप दोनों गोलार्धों से आने वाले व्यापारिक पवनों का अभिसरण कन्वर्जेंस होने से इस पेटी को भूमध्य रेखीय अभिसरण पेटी अथवा अंतरोष्ण अभिसरण कटिबंध इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके कितने नाम हो गए, प्रशांत मंडल हो गया, डोल्ड्रम हो गया, भूमध्य रेखीय अभिसरण पेटी या अंतरोष्ण अभिसरण कटिबंध। इनमें से कुछ भी पूछा जाए तो ये चारों एक ही हैं। ठीक है, अब हम ये देखिए यहां पर पेटियां दर्शाई गई हैं। सबसे पहले विषुवत रेखीय प्रशांत मंडल 0 डिग्री से 5 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहां पे आ जाइए व्यापारिक पवन पेटी, ठीक है, उत्तर में और ये दक्षिण में। ठीक है, दोनों गोलार्धों में। और फिर उसके ऊपर पछुआ पवन पेटी उत्तर में और ये रही दक्षिण में। पवनों की दिशाएं भी दी गई हैं। जब हम इनको इलेबोरेट करेंगे तो और विस्तार से समझेंगे, अभी हम यहां समझ लेते हैं शॉर्ट में। फिर उसके बाद ध्रुवीय पेटी ये रही, ठीक है, 60 डिग्री, 60 से 90 इनका विस्तार। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। पहले प्रशांत मंडल के संबंध में यह धारणा थी कि वह भूमध्य रेखीय निम्न दाब गर्त में अल्पतम दाब की धुरी पर स्थित होता है, जहां वायु दाब प्रवणता साधारणतः कमजोर और परिवर्तनशील होती है। यहाँ उष्णार्ध वायु में अस्थिरता उत्पन्न होने के कारण संवहन धाराओं से मेघ बनते हैं, जिनसे वृष्टि होती है। ये एक सामान्य धारणा है। ठीक है, लेकिन जब आप भूगोल वैकल्पिक विषय में जाएंगे तो उसमें भूगोल वेत्ताओं के अधिक मत और विभिन्नताएं ये सारे पता चलेंगे और विशेषीकृत रूप में। किंतु आधुनिक निरीक्षणों द्वारा ज्ञात हुआ है कि डोल्ड्रम की सभी विशेषताएं विषुवत रेखीय प्रदेश के कुछ भागों में ही सीमित हैं और वर्ष के कुछ भागों में ही ऐसी दशाएं उत्पन्न होती हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र के कुछ स्थानों में प्रशांत मंडल लोप हो जाता है, किंतु कभी विशेष परिस्थितियों में इस मंडल का असाधारण रूप से विस्तार भी हो जाता है।
क्रोवी जो एक भूगोलवेत्ता है ने ऐसे 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है जहां प्रशांत मंडलीय दशाएं पाई जाती हैं। कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं? हिंद प्रशांत महासागरीय प्रशांत मंडल, पश्चिमी अफ्रीका के भूमध्य तटवर्ती क्षेत्र और तीसरा मध्यवर्ती अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र। अब इनकी हम अवस्थिति देखते हैं, कहां पर है मैप में। ये देखिए हिंद प्रशांत पेटी यहां पर होगी, ये रही विषुवत रेखा, ये रहा हिंद महासागर और ये रहा पैसिफिक ओशन, और ये पश्चिमी अफ्रीका और यहाँ पे, ठीक है, और ये रहा मध्यवर्ती अमेरिका का पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र, ये सारा, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों पेटियों की अवस्थिति पाई जाती है। अब हम आगे देखते, इनमें प्रथम क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है, कौन सा? हिंद और प्रशांत वाला, जिसका क्षेत्रफल 2.50 करोड़ वर्ग किलोमीटर तथा ऊंचाई 1600 किलोमीटर है। इस प्रदेश में विभिन्न तापमान तथा घनत्व वाली वायु राशियों के बीच पाए जाने वाले वाताग्रों को अधिकांश वैज्ञानिक अंतरोष्ण वाताग्र जनन इंटरट्रॉपिकल फ्रंट्स अथवा संक्षेप में ITF कहते हैं, जबकि इन्हें अंतरोष्ण अभिसरण इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस कहना अधिकतर संगत मानते हैं। किंतु ट्रेवार्था ने अंतरोष्ण अभिसरण के संबंध में उपलब्ध साहित्य को परस्पर विरोधी तथा भ्रांतिपूर्ण बताया है। जब यूपीएससी में क्वेश्चन आता है ना कि चलिए प्रशांत मंडल की विशेषताएं बताइए और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो आलोचना के पक्ष में जो ये मतभेद वाले होते हैं ना पॉइंट्स, ये हम लिखेंगे कि इसमें एक मत नहीं है और ये इस संदर्भ में इनकी आलोचना की गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं सन्मार्गी पवन पेटी, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।